इतिहास में ना कुछ देश ऐसे होते हैं जो सिर्फ नक्शे पर नहीं रहते, वो दुनिया की सोच पर राज करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही देश की बात करने वाले हैं। आज की जो हमारी एक गहरी पड़ताल है, ये उन स्रोतों पर आधारित है जो हमें एक श्रोता ने भेजे। उनका सवाल बहुत ही दिलचस्प था कि अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश क्यों कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक देश है या फिर ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें हम सब जी रहे हैं। तो आज हम उनके भेजे गए लेखों और रिपोर्ट्स के आधार पर इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की ताकत का असली सोर्स क्या है, उसके हवाई जहाज हैं या उसका बनाया हुआ जाल। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जैसा कि उन स्रोतों में भी इशारा किया गया है, अमेरिका की शुरुआत को समझना जरूरी है। ये कोई हजारों साल पुरानी सभ्यता तो है नहीं। इसे किसी राजा महाराजा ने नहीं बसाया था। इसे उन लोगों ने बसाया जो यूरोप में तानाशाही से, धार्मिक कट्टरता से भागकर एक नई जमीन की तलाश में आए थे। तो इसकी नींव ही डर पर नहीं, अवसर पर रखी गई थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और शायद इसी वजह से अमेरिका ने दुनिया को हमेशा एक अलग नजरिए से देखा। एक स्रोत में बड़ी कमाल की बात लिखी थी कि अमेरिका ने खुद को विश्व युद्धों से बहुत चालाकी से दूर रखा। वो लड़ाई में तब उतरा जब उसे साफ साफ फायदा नजर आया। और हुआ ये कि जब पूरा यूरोप जल रहा था, शहर तबाह हो रहे थे, तब अमेरिका की फैक्ट्रियां चल रही थी। वो हथियार बेच रहा था, सामान बेच रहा था और अमीर हो रहा था। बिल्कुल सही। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है, जिसे ब्रेटन वुड्स मोमेंट भी कहते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब बर्बाद हो चुके थे। उन्हें अपने देश फिर से बनाने थे। पैसा चाहिए था, और पैसा था अमेरिका के पास। हाँ, सारा सोना अमेरिका के पास था। तो 1944 में दुनिया के बड़े देश मिले और एक नया आर्थिक सिस्टम बनाया गया। तय हुआ कि दुनिया की करेंसीज डॉलर से जुड़ेंगी और डॉलर सोने से। बस उस दिन डॉलर राजा बन गया और अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं रहा, वो एक पूरा सिस्टम बन गया। एक मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की असली ताकत उसके फाइटर जेट्स और वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं है। क्योंकि जब भी हम अमेरिकी पावर की बात करते हैं तो दिमाग में तो वही हॉलीवुड फिल्मों वाले सीन आते हैं। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि ये सब एक तरह का दिखावा है? दिखावा शायद सही शब्द नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये उसकी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा है। और वो भी वो हिस्सा जिसका इस्तेमाल वो सबसे आखिर में करता है। असली ताकत तो उसकी रणनीति में है, उसकी कूटनीति में। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका सीधा हमला करने से बचता है। वो पहले हालात बनाता है। हाँ, एक पूरा माहौल तैयार करता है। इसे आप एक तरह की प्लेबुक कह सकती हैं। ये बार बार इस्तेमाल हुई है। प्लेबुक, ये तो किसी स्पोर्ट्स टीम की स्ट्रेटेजी जैसा लग रहा है। क्या है ये? समझिए कि ये किसी भी देश को काबू में करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। मतलब जो देश अमेरिकी हितों के खिलाफ जा रहा हो, पहला कदम सेना भेजना कभी नहीं होता। पहला कदम है उस देश को अंदर से कमजोर करना। अंदर से? हाँ। वो कैसे? वहां के मीडिया में, सोशल मीडिया पर, एनजीओज के जरिए ये नैरेटिव बनाना कि वहां की सरकार नाकाम है, भ्रष्ट है। अच्छा। फिर आता है दूसरा कदम, वहां के विपक्ष को हवा देना, उन्हें पैसा देना, ताकत देना, ताकि वो सरकार के खिलाफ खड़े हो सके। और अगर इससे भी बात ना बने तो आता है तीसरा और सबसे असरदार कदम, आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर ये किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं होता। इसका मतलब है कि वो देश डॉलर में व्यापार नहीं कर सकता, उसे जरूरी सामान, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि दवाइयाँ मिलना बंद हो जाती हैं, अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। और साथ ही साथ नैरेटिव भी चलता रहता होगा। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को यकीन दिलाया जाता है कि उस देश में जो हो रहा है वो गलत है, और अगर जरूरत पड़े तो वहां की सेना को ही 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश की जाती है। मिलिट्री एक्शन तो इस प्लेबुक का आखिरी पन्ना है। ये तो शतरंज की बिसात बिछाने जैसा है, जहां हर मोरा बहुत सोच समझकर चला जाता है। मतलब जीत जंग के मैदान से पहले ही तय कर ली जाती है। शतरंज से भी ज्यादा ये गो के खेल जैसा है। अच्छा। हाँ, शतरंज में आप राजा को सीधे मात देते हैं। गो में आप अपने विरोधी को धीरे धीरे चारों तरफ से घेरते हैं, उसकी सारी चालें बंद कर देते हैं, जब तक कि वो खुद ही हिलने डुलने के काबिल नहीं रहता। अमेरिकी रणनीति कुछ ऐसी ही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें लैटिन अमेरिका में देखने को मिलता है। हाँ, वेनेजुएला।
कई स्रोतों में इसका जिक्र था। एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार हैं और आज वो भयानक भूखमरी और आर्थिक तबाही झेल रहा है। ये कैसे हुआ? क्या ये वही प्लेबुक है? स्रोतों के मुताबिक वेनेजुएला इस प्लेबुक का एक टेक्स्ट बुक केस है। ह्यूगो शावेज के दौर से ही वेनेजुएला ने अमेरिकी नीतियों का खुलकर विरोध करना शुरू किया था। अपनी तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। ये अमेरिकी सिस्टम को सीधी चुनौती थी। अब यहाँ हमें बहुत तटस्थ होकर बात करनी होगी, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में लगातार ये बातें आईं कि वेनेजुएला की सरकार गिराने के लिए विपक्ष को अरबों डॉलर की फंडिंग दी गई। अरबों डॉलर? हाँ, और जब चुनाव हुए तो अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया और विपक्ष के नेता को ही देश का असली राष्ट्रपति घोषित कर दिया। एक मिनट, मतलब एक ही देश में दो दो राष्ट्रपति? ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है। बिल्कुल। और इसके बाद उस प्ले बुक का अगला कदम उठाया गया, आर्थिक प्रतिबंध। वेनेजुएला के तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने पर रोक लगा दी गई। देश के बाहर जो उसकी अरबों डॉलर की संपत्ति थी उसे फ्रीज कर दिया गया। नतीजा, जिस देश की 90% कमाई तेल से होती थी उसकी कमर टूट गई। खाने पीने की चीजों की किल्लत, महंगाई आसमान पर और लाखों लोग देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। और अमेरिका का क्या कहना है इस पर? अमेरिका आधिकारिक तौर पर यही कहता है कि ये सब वहां की सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। लेकिन एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जो भी देश अमेरिकी लाइन से बाहर जाने की कोशिश करता है वहां अस्थिरता पैदा हो जाती है। तो अगर सीधी सैन्य कार्रवाई आखिरी विकल्प है और आर्थिक दबाव में वक्त लगता है, तो कोई तीसरा टूल भी तो होगा, कुछ तेज और ज्यादा छिपा हुआ। और यहीं पर CIA जैसी खुफिया एजेंसियों का जिक्र आता है। सही पकड़ा आपने। स्रोतों के मुताबिक अमेरिका की सबसे खतरनाक और अदृश्य ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि CIA जैसी एजेंसियां हैं। इनका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। दशकों से इन पर आरोप लगते रहे हैं कि इनका काम दुनिया भर में सरकारें गिराना, अपने पसंदीदा नेताओं को सत्ता में लाना और जरूरत पड़ने पर किसी को रास्ते से हटा देना भी रहा है। ईरान से लेकर चिली तक के उदाहरण दिए जाते हैं। हाँ, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को CIA के ऑपरेशंस के जरिए गिरा दिया गया। लेकिन ये तो कुछ देशों की बात हुई, पूरी दुनिया को कैसे नियंत्रित किया जाता है? हर जगह तो CIA ऑपरेशन नहीं कर सकते। नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं है। बड़े पैमाने पर नियंत्रण के लिए बड़े हथियार हैं, और वो हथियार हैं IMF, वर्ल्ड बैंक और खुद डॉलर। अच्छा, IMF कर्ज देता है लेकिन अपनी शर्तों पर। शर्तें ऐसी होती है कि उस देश को अपना बाजार अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना पड़ता है। मतलब एक तरह से आर्थिक गुलामी। एक तरह से वो देश कर्ज के जाल में ऐसा फंसता है कि कभी अमेरिकी प्रभाव से बाहर ही नहीं निकल पाता। कभी मानवाधिकार के नाम पर किसी को घेरा जाता है, तो कभी आतंकवाद के नाम पर। जिस दिन कोई देश इस आर्थिक सिस्टम को चुनौती देता है, उसी दिन से उसके लिए मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत एक तरफा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका दुनिया का विलन है। लेकिन स्रोतों में एक और पहलू भी है जो इस कहानी को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। अमेरिका सिर्फ खलनायक तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधाभास है, और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अभी तक हमने उसकी हार्ड पावर की बात की, लेकिन उसकी एक सॉफ्ट पावर भी है जिसका कोई मुकाबला नहीं। आज भी दुनिया में विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, इनोवेशन का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका ही है। सिलिकॉन वैली? हाँ, नासा की स्पेस मिशन, सिलिकॉन वैली की गूगल, एप्पल जैसी कंपनियां, या फिर हॉलीवुड की फिल्में और म्यूजिक जो दुनिया के कोने कोने में अमेरिकी कल्चर को पहुंचाते हैं, ये सब भी उसकी ताकत है। हाँ, ये बात तो सही है। आज हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बात कर रहे हैं वो भी वहीं से आई है। और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। दुनिया के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका की नीतियों का विरोध करते हैं, उसके युद्धों का विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं करोड़ों लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है कि उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाए और वो उसी अमेरिका में जाके बस जाएं। हाँ, वहां काम करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही अमेरिका की सबसे बड़ी जीत है। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसे आप पसंद करें या न करें, नफरत करें या मोहब्बत, लेकिन आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। वो आपको सिर्फ डराता नहीं है, वो आपको एक सपना भी भेजता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें,
तो ये कह सकते हैं कि अमेरिका इसलिए ताकतवर नहीं है कि वो सबसे ज्यादा गोलियां चलाता है। वो इसलिए ताकतवर है क्योंकि वो खेल के नियम लिखता है। वो पहले दिमाग चलाता है, वो दोस्त बनाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हीं दोस्तों को मोहरे की तरह इस्तेमाल भी कर लेता है। उसकी ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि डॉलर में, सिलिकॉन वैली के कोड में और हॉलीवुड के सपने में छिपी है। बिल्कुल। और इसी डर, मजबूरी, नफरत और सपने